कहानी के आगाज में हम मोरिस नामी एक निहायत चालाक और माहिर चोर को देखते हैं जिसे बैंक डकैती के जुर्म में पुलिस गिरफ्तार करके उम्र भर की कैद के लिए दुनिया की सबसे महफूज झील अल्कट्राज मुंतकिल कर रही होती है। अल्कट्राज एक बदनाम जमाना झील थी जो समंदर के ऐन दरमियान एक छोटे से जजीरे पर तामीर की गई थी। यानी अगर कोई कैदी किसी तरह दीवारें तोड़कर बाहर निकल भी आए तब भी वो फरार नहीं हो सकता था, क्योंकि चारों तरफ फैला हुआ बेरहम समंदर इसकी राह रोक लेता था। इसी वजह से इस झील को दुनिया की सबसे ज्यादा सिक्योर झील का दर्जा हासिल था। यहाँ सिर्फ दुनिया के खतरनाक तरीन क्रिमिनल्स को रखा जाता था, लेकिन जल्द ही इस झील की ये शहरत खाक में मिलने वाली थी, क्योंकि अब यहाँ कदम रख चुका था फ्रांक मोरिस, एक ज़हीन और बेहद शातिर मुजरिम जो इससे पहले भी कई बार झील तोड़कर फरार हो चुका था। मगर इस बार हालात मुख्तलिफ थे। मोरिस पहली मर्तबा वाकई थोड़ा सा परेशान दिखाई दिया, क्योंकि ये झील गैर मामूली हद तक महफूज थी। लेकिन एक बात बिल्कुल तय थी, मोरिस यहाँ अपनी पूरी जिंदगी हरगिज गुजारने वाला नहीं था। वो जल्द इस कैद खाने से निकलने का इरादा कर चुका था। झील में दाखिल होते ही इसके जहन में फिरार की तदबीरें गर्दिश करने लगे। सिर से पांव तक मुकम्मल तलाशी लेने के बाद उसे एक सेल में बंद कर दिया जाता है। इसी दौरान एक गार्ड तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहता है, वेलकम टू अल्कट्राज। और यही वो लम्हा था जहां से असल कहानी का बाकायदा आगाज होता है। अचानक एक बेल बजती है और तमाम सेल्स के गेट्स ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। अफसर कैदियों को बाहर आने का हुक्म देते हैं। इस झील का नज्म व ज़ब्त निहायत सख्त था। कैदियों को सफाई सुथराई का खास ख्याल रखना पड़ता था और मुकर्ररा वक्त पर सेल में वापस जाना लाजिमी था। सब कैदी एक जैसा यूनिफॉर्म पहनकर कतार में ब्रेकफास्ट के लिए आ जाते हैं। मोरिस के सामने लिटमस नामी कैदी खड़ा होता है। मोरिस को मालूम होता है कि लिटमस पहले हर कैदी को तंग करता था, अपनी मनमानी चलाता था और उस पर जियादती के कई मुकदमात भी दर्ज थे। इस झील में एक से बढ़कर एक खतरनाक लोग मौजूद थे। इसी दौरान लिटमस मोरिस से थोड़ा सा खाना मांगता है और मोरिस बगैर किसी हिचकिचाहट के अपनी प्लेट उसके हवाले कर देता है। लेकिन जब मोरिस मेज के नीचे झांक कर देखता है तो हैरान रह जाता है। लिटमस खुद खाना नहीं खा रहा होता, बल्कि वो सारा खाना एक चूहे को खिला रहा होता है। रात के वक्त एक गार्ड मोरिस को वार्डन के दफ्तर ले जाता है। वार्डन गहरी नजर से उसे देखते हुए कहता है, मुझे मालूम है तुम बहुत शार्प माइंड और इंटेलिजेंट हो, लेकिन यहाँ इस सब की कोई अहमियत नहीं। तुम जैसे कई आए और गए, मगर यहाँ से कोई जिंदा बचकर नहीं निकला। यहाँ कैदी सख्त कवानीन के पाबंद हैं। 2 महीने में सिर्फ एक बार कोई तुमसे मिल सकता है, वो भी तब जब मेरा मॉड अच्छा हो। वार्डन निहायत सख्त मिजाज इंसान था जो मामूली सी गलती पर भी संगीन सजा दे देता था। वो मजीद धमकी देता है, यहाँ से भागने का ख्याल भी दिल से निकाल दो, वरना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। मोरिस मुअद्दबाना लहजे में जवाब देता है, नहीं सर, आपके होते हुए यहाँ से कौन भागने की जरात करेगा। मगर हकीकत ये थी कि पहले दिन से ही उसके जहन में फिरार की मंसूबाबंदी शुरू हो चुकी थी। मौका पाते ही मोरिस वार्डन का एक नेल कटर चरा लेता है। बज़ाहिर वो एक मामूली सी चीज थी, लेकिन मोरिस जानता था कि अल्कट्राज जैसी झील में यही छोटी सी चीज एक बड़ा हथियार साबित हो सकती है। वापस आकर वो इस नेल कटर को बाइबल के अंदर बड़ी एहतियात से छिपा देता है। अगले दिन बाथरूम में वुल्फ दोबारा उसे तंग करने आता है, मगर इस मर्तबा मोरिस खामोश रहने वाला नहीं था। वो अपना असल रूप दिखाता है और वुल्फ को बड़ी तरह पेट देता है। इस वाक़ये के बाद झील में मोरिस का अलग मकाम बन जाता है। अब हर कोई उससे खाइफ रहने लगता है। बाद में मोरिस को लाइब्रेरी में काम सौंपा जाता है, जहां उसकी मुलाकात अंगलिश नामी एक सीनियर कैदी से होती है, जिसे 2 अफराद के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद सुनाई गई थी। वो अपनी निस्फ जिंदगी उसी झील में गुजार चुका था और यहाँ के हर कोने से बखूबी वाकिफ था। उसे झील की हर खबर रहती थी, हत्ती कि उसे मोरिस और वुल्फ की लड़ाई का भी इल्म था। वो मोरिस को कुछ किताबें देता है ताकि वो उन्हें मुख्तलिफ सेल्स में पहुंचा दे। अगले मंजर में कैदियों को खुली जगह पर मुख्तलिफ खेल खेलते दिखाया जाता है। वहीं मोरिस की मुलाकात डाक नामी एक आर्टिस्ट से होती है जो अपनी पेंटिंग बना रहा होता है। डाक नहायत सादा और मुहज्जब इंसान था जो कई बरसों से यहाँ कैद काट रहा था। उसे मुसव्वरी का बेहद शौक था और वो अपना ज्यादातर वक्त इसी में गुजार देता था। उसका कहना था, अल्कट्राज जैसी जगह पर कोई भी पागल हो सकता है, मगर मेरी पेंटिंग ने अब तक मुझे संभाल रखा है। मोरिस पूछता है, तुम्हारी शर्ट में तो कोई फूल नहीं, फिर पेंटिंग में ये फूल क्यों है? डाक हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, ये मेरी खुशी है जो सिर्फ तस्वीर में है, मेरे दिल में नहीं। बाद में अंग्लिश मोरिस से कहता है, ये सिर्फ झील नहीं, ये हम सबकी कब्र है। यहाँ से निकलना है तो पहले मरना पड़ेगा। मान लो तुम दीवारें पार भी कर लो, गार्ड से बच भी जाओ, तब भी समंदर तुम्हें रोक लेगा। इसलिए वक्त जाया ना करो और खामोशी से सजा पूरी करो। कम से कम जिंदा तो रहोगे। लेकिन मोरिस अपने इरादे में अट्टल था। उसने तय कर लिया था कि वो यहाँ से जरूर निकलेगा। इसी रात एक अफसर उसे इतला देता है कि अगले दिन से उसे कारपेंट्री का काम दिया जाएगा और फी घंटा 50 सेंटस इजरत भी मिलेगी। मोरिस फौरन तैयार हो जाता है।
क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वहां कोई ऐसा आला मिल सकता है जो उसके मंसूबे में काम आ सके। आने वाले दिनों में झगड़े, वॉच टावर के गार्ड की फायरिंग, डिडी ब्लॉक की तारीख कोठड़ी, वुल्फ की धमकियां और अजियतनाक टारचर, ये सब मोरिस को तोड़ने के बजाय मजीद मजबूत बना देते हैं। 2 हफ्ते बाद जब वो वापस अपने सेल में आता है तो लटमस अपने चूहे के जरिए एक नोट भेजता है। फिर चार्ली नामी नया कैदी आता है जो जल्द ही मॉरिस का करीबी दोस्त बन जाता है। इधर वार्डन अचानक तलाशी लेता है और डाक की तमाम पेंटिंग्स बाहर फेंकने का हुक्म दे देता है। ये फैसला डाक को अंदर से मुकम्मल तौर पर तोड़ देता है क्योंकि उसकी जिंदगी की वाहद खुशी यही थी। शदीद सदमे में आकर वो कारपेंट्री के दौरान कल्हाड़ी से अपनी 3 उंगलियां काट लेता है और दर्द से चीखते हुए कहता है, जिन उंगलियों से मैं पेंट नहीं कर सकता उनकी मुझे जरूरत नहीं। गार्ड्स फौरन उसे पकड़ कर ले जाते हैं। मोरिस देखता है कि डाक ने उसकी जेब में वही फूल रख दिया है जैसे वो अपनी छीनी गई खुशी का आखिरी पैगाम दे गया हो। मोरिस उसकी कटी हुई उंगलियां एक डब्बे में डालकर तंजिया अंदाज में कहता है, ये वार्डन को दे देना, वो उसे देखकर बहुत खुश होगा। अगले दिन जब मोरिस अपने सेल में खामोश बैठा होता है तो वो देखता है कि एक काकरोच आहिस्ता आहिस्ता एयर वेंट के अंदर जा रहा है और यही मंजर उसके जिहन में एक नया ख्याल जगा देता है। एक ऐसा ख्याल जो शायद नामुमकिन को मुमकिन बना सकता था कि यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर मौजूद होगा, कहीं ना कहीं, किसी न किसी शक्ल में। इतने में अंग्लिश आकर एक चौंका देने वाली खबर देता है कि डाक ने अपनी उंगलियां उस लिए काट डालें क्योंकि उसे पेंटिंग करने की इजाजत मुस्तरद कर दी गई थी। इसी मायूसी, इसी घटन और अंदरूनी कर्ब में उसने खुद को नुकसान पहुंचाया। ये सच जानकर मोरिस के अंदर गुस्से की आग भड़क उठती है और उसका चेहरा सख्त हो जाता है। अगले रोज डाइनिंग हॉल में वार्डन मोरिस से पूछता है, तुम इस डाक की इतनी हमायत क्यों कर रहे हो? मोरिस प्रस्कून लहजे में जवाब देता है, ऐसी कोई बात नहीं है सर। ये कहकर वो खामोशी से वापस अपनी मेज पर जा बैठता है। वहां उसकी मुलाकात 2 भाइयों जॉन और क्लेरेंस से होती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि मोरिस इनसे ऐसे बात करता है जैसे वो पहले से एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हों। दरअसल जॉन और क्लेरेंस माजी में किसी और झील में मोरिस के गैंग का हिस्सा रह चुके थे। अब जॉन को झील से फिरार होना पहले की निस्बत आसान महसूस होने लगा था क्योंकि दोनों भाई मोरिस की तरह तेज दिमाग और हाजिर जवाब थे। यूं ये तीनों आहिस्ता आहिस्ता मिलकर फिरार की बाकायदा मंसूबा बंदी शुरू कर देते हैं। दोपहर के वक्त चार्ली की गर्ल फ्रेंड उससे मुलाकात के लिए आती है जबकि दूसरी जानिब अंग्लिश की बेटी अपने बाप को देखने पहुंचती है। बेटी को सामने देखते ही अंग्लिश की आंखें भर आती हैं क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी में वो बहुत बड़ी हो चुकी थी। उसे अपनी बेटी का बचपन न देख पाने का शदीद अफसोस था। इधर चार्ली को उसकी वाइफ बताती है कि उसकी माँ शदीद बीमार है और डॉक्टर्स का कहना है कि वो 1 या 2 माह से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगी। ये खबर सुनकर चार्ली के दिल में भी अल्कट्राज से फिरार होने का ख्याल मजबूत हो जाता है। इतने में गार्ड आकर सख्त आवाज में ऐलान करता है कि मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका है। इसी रात चार्ली बेचैनी के आलम में मोरिस से कहता है, अगर तुम यहाँ से निकलने का कोई प्लान बनाओ तो मुझे भी उसमें शामिल कर लेना। अगले दिन मोरिस, चार्ली, जॉन और क्लेरेंस की एक संजीदा मीटिंग होती है। मोरिस उन्हें बताता है कि हर सेल का एयर वेंट सीधा छत तक जाता है और चूंकि ये झील खारे पानी के समंदर के बीच वाक़ई है इसलिए दीवारें वक्त के साथ कमजोर हो चुकी हैं। वो कहता है कि उसके पास एक नील कट्टर है और उसने खामोशी से खुदाई का आगाज भी कर दिया है। अगर वो आहिस्ता आहिस्ता एक सरंग बनाकर छत तक पहुंच जाए तो वहां से फिरार के रास्ते का अंदाजा लगाया जा सकता है। जॉन फिक्रमंदी से कहता है, अगर रात को गार्ड्स को पता चल गया कि तुम सेल में मौजूद नहीं हो तो उन्हें शक जरूर होगा। तब क्लेरेंस पुरातमाद अंदाज में कहता है, उस मसले का हल मेरे पास है। मेरा एक जानने वाला बार्बर है जो कैदियों के बाल काटता है, वो हमें बाल फराहम कर सकता है। हम इन बालों से एक डर्मी हेड बनाकर बस्तर पर रख देंगे ताकि गार्ड्स को यही लगे कि हम सो रहे हैं। लेकिन सवाल अभी बाकी था, झील से निकलने के बाद समंदर कैसे पार किया जाए? मोरिस जॉन से कहता है, तुम क्लोजिंग डिपार्टमेंट में काम करते हो, वहाँ पुलिस अफसरों के लिए रेन कोटस बनते हैं। चंद रेन कोटस चरा कर ले आओ, हम उनसे एक ट्यूब बोट और लाइफ जैकेट तैयार कर लेंगे और समंदर पार कर जाएंगे। चार्ली भी परजोश अंदाज में कहता है, मुझे भी कोई काम दो, मैं भी तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मोरिस उसे पहरा देने की जिम्मेदारी देता है ताकि खुदाई के दौरान अगर कोई गार्ड आए तो वो फौरन इशारा कर सके। इसी रात काम शुरू हो जाता है मगर नील कट्टर बेहद छोटा था और दीवार खोदना इंतहाई मुश्किल साबित हो रहा था। मोरिस के हाथ जख्मी हो जाते हैं, उंगलियां छल जाती हैं, मगर वो हिम्मत नहीं हारता। वो आहिस्ता आहिस्ता सुराख को बड़ा करता रहता है। अगले दिन खाने की मेज पर वो कहता है कि उसे खुदाई के लिए किसी बड़े औजार की जरूरत है क्योंकि नील कटर से काम बहुत सुस्त चल रहा है। चम्मच को देखते ही उसके जहन में एक तरकीब आती है। वो जानबूझकर चम्मच को अपने जूते से रगड़ कर गंदा कर देता है और गार्ड से कहता है, ये चम्मच गंदा है, मुझे दूसरा दे दें। बाकी कैदी भी यही दरख्वास्त करते हैं। गार्ड को कुछ मुश्कूक महसूस नहीं होता और वो फौरन चम्मच बदल देता है।
इसी दौरान जॉन गार्ड को बातों में उलझा लेता है और मोरिस एक के बजाय 2 चम्मच उठा लेता है। एक वो जेब में छिपा लेता है। रात को जब इंग्लिश उसे किताब देने आता है तो मोरिस कैजुअली पूछता है कि क्या यहाँ वेल्डिंग इक्विपमेंट मिल सकता है। इंग्लिश फौरन समझ जाता है कि मोरिस के जहन में अब भी फिरार का ख्याल जिंदा है। वो संजीदगी से कहता है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, ये नामुमकिन है, तुम पकड़े जाओगे और शायद अपनी जान भी गंवा दोगे। लेकिन मोरिस पर इस वार्निंग का कोई असर नहीं होता। अगले दिन वो लिटमस से माचिस मांगता है और वादा करता है कि वो उसके चूहे को रोज अपना हिस्सा देगा। लिटमस खुशी खुशी मान जाता है। रात को मोरिस नील कटर का हैंडल निकालता है, चम्मच तोड़कर उसके साथ जोड़ता है और माचिस की मदद से दोनों को इस तरह पघला कर जोड़ देता है कि एक तेज धार आजार तैयार हो जाता है। अब वो वेनेट के गर्द खदाई शुरू कर देता है जबकि चार्ली पहरा दे रहा होता है। एक लम्हे के लिए चार्ली की आंख लग जाती है और अचानक एक गार्ड आ पहुंचता है। खुशकिस्मती से ऐन वक्त पर इंग्लिश आकर गार्ड का ध्यान हटा देता है। मोरिस फौरन वेंट को ढांप कर बस्तर पर लेट जाता है। गार्ड मशकूक अंदाज में कहता है, यहाँ कुछ जलने की बो आ रही है। मोरिस मुस्कुराकर जवाब देता है, सर, आपके होते हुए कोई समूक करने की हिम्मत कर सकता है, मुझे तो कोई बो नहीं आ रही। गार्ड मुतमईन होकर चला जाता है। बाद में मोरिस देखता है कि वेंटिलेशन गरल के पीछ बहुत मजबूती से लगे हैं। उन्हें काटने के लिए मजीद तेज औजार चाहिए। कारपेंट्री के दौरान वो एक शार्प मेटल चरा लेता है। मेटल डिटेक्टर से बचने के लिए वो एक मेटल हाथ में रखता है और दूसरा जूते में छिपा लेता है। हाथ वाला मेटल जब्त हो जाता है मगर असल औजार महफूज रहता है। इसी से वो गरल काट लेता है। अब डमी हेड बनाने की तैयारी शुरू होती है। चार्ली पींट हासिल करता है। मोरिस कंक्रीट पीस कर बारीक पाउडर बनाता है। जान बाल उठा करता है और क्लियरेंस लाइब्रेरी से पुरानी किताबें ले आता है। पानी और पुराने मैगजीन की मदद से वो एक नकली सर तैयार करते हैं जिसे पींट और असली बाल लगाकर बिल्कुल हकीकत के करीब बना दिया जाता है। एक रात मोरिस अकेला छत पर जाने का फैसला करता है। वो नकली सर को बस्तर पर रखकर कंबल ओढ़ा देता है और सरंग के जरिए ऊपर चढ़ जाता है। छत पर एक ऊंचा लोहे का गरल लगा होता है जिस तक पहुंचना आसान नहीं था। नीचे गार्ड चार्ली से पूछता है, इतनी रात गए तुम पींट क्यों कर रहे हो और मोरिस आज इतनी जल्दी क्यों सो गया? चार्ली घबराहट छिपाते हुए कहता है, सर, वो आज कारपेंट्री करते करते बहुत थक गया था, इसलिए जल्दी सो गया। गार्ड को कुछ शक तो होता है मगर ऐन वक्त पर मोरिस वापस आकर बस्तर पर लेट जाता है और यूं खतरा टल जाता है। अगले दिन मोरिस बताता है कि छत पर वाकई रास्ता मौजूद है लेकिन गरल बहुत ऊंचा और मजबूत है, उसे खोलने के लिए एक और आदमी की जरूरत होगी। जॉन फौरन कहता है, मैंने भी अपना वेंट मुकम्मल खोद लिया है, आज रात में भी तुम्हारे साथ आऊंगा। इसी रात दोनों वेंट के रास्ते छत तक पहुंच जाते हैं। जॉन मोरिस को सहारा देकर ऊपर उठाता है और मोरिस गरल को मजबूती से पकड़ लेता है। जॉन महसूस करता है कि ये लोहे का गरल बेहद मजबूत, सख्त और आसानी से न खुलने वाला है और उस लोहे को मुकम्मल तौर पर वील्ड कर दिया गया था, इसलिए उसे निकालने का सिर्फ एक ही तरीका बचता था, ड्रिल मशीन से काट देना। अगले दिन म्यूजिक क्लास में हर कैदी अपनी पसंद का इंस्ट्रूमेंट बजाने में मग्न था। कमरे में मुख्तलिफ धुनें गूंज रही थीं। उसी दौरान मोरिस की नजर एक कोने में रखे छोटे से पंखे पर जा ठहरती है। पंखे को देखते ही उसके जहन में एक चंगारी सी भड़कती है। वो सोचता है कि अगर उस पर थोड़ी मेहनत की जाए तो उसे ड्रिल मशीन में बदला जा सकता है। वो फौरन चार्ली के करीब जाकर आहिस्ता से कहता है, किसी भी तरह ये पंखा यहाँ से गायब करना होगा। चार्ली बड़ी सफाई से उस छोटे पंखे को अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में छिपा लेता है। जब वो क्लास से बाहर निकलता है तो गार्ड्स उसके बॉक्स की तलाशी लेते हैं। लम्हा भर को सांसें रख जाती हैं मगर खुशकिस्मती से उन्हें कुछ नजर नहीं आता और वो चार्ली को जाने देते हैं। जैसे ही पंखा मोरिस के हाथ लगता है वो वक्त जाये किए बगैर उस पर काम शुरू कर देता है। घंटों की मुसलसल मेहनत के बाद आखिरकार वो उसी मामूली से पंखे को एक कारामद ड्रिल मशीन में तब्दील कर लेता है। उसी रात मोरिस और चार्ली खामोशी से छत पर चढ़ते हैं और लोहे की सुलाख को ड्रिल से काटना शुरू कर देते हैं। ड्रिल की आवाज खासी तेज थी और यही आवाज सुनकर गार्ड्स चौंक जाते हैं और ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन उससे पहले कि वो पहुंचते मोरिस एक सुलाख काट चुका होता है और फौरन ड्रिल बंद कर देता है। आवाज खामोश होते ही गार्ड शक को नजरअंदाज करते हुए वापस लौट जाता है। अब चारों साथियों ने फिरार के तकरीबन तमाम रास्ते तैयार कर लिए थे। मंसूबा तय था कि मंगल की रात वो दुनिया की सबसे महफूज समझी जाने वाली झील एलेक्ट्राज से भाग निकलेंगे। वो झील जहां से आज तक कोई कामयाबी से फरार नहीं हो सका था। अगले दिन उनकी एक और खफिया मुलाकात मूवी हॉल में होती है। सब कैदी फिल्म देखने में मसरूफ होते हैं और फिल्म की तेज आवाज के शोर में मोरिस आहिस्तगी से जॉन और क्लियरेंस से पूछता है, क्या तुम्हारा वेंट तैयार है? और वो रेन कोटस जिनसे हमें टी ऑफ बोटस और लाइफ जैकेट्स बनानी थी वो इत्मीनान से जवाब देते हैं, सब तैयार है, डमी सर भी मुकम्मल हो चुका है, अब बस सही
वक्त का इंतजार है। अगली सुबह नाश्ते के दौरान मोरिस डाक का दिया हुआ फूल मेज पर रख देता है। वार्डन की नजर जैसे ही इस फूल पर पड़ती है, वो वार्डर को इशारा करता है। वार्डर आगे बढ़कर फूल को बेदर्दी से मसल देता है। ये मंजर देखकर लिटमस के दिल में आग भड़क उठती है, क्योंकि वो फूल डाक की आखिरी निशानी था और डाक अब जिंदा नहीं रहा था। लिटमस गुस्से में वार्डन पर झपट पड़ता है और चीखता है, एक तो तुमने डाक को मार दिया और अब उसकी याद भी बर्दाश्त नहीं हो रही। मगर अचानक उसे हार्ट अटैक होता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। ये सब देखकर मॉरिस के दिल में वार्डन के खिलाफ नफरत और गहरी हो जाती है। चारों साथी इसी रात फरार होने का हतमी फैसला कर लेते हैं। मॉरिस आधी रात का इंतजार करता है ताकि पहरा कुछ कमजोर हो जाए। इसी दौरान उंग्लेश उसके सेल में आकर चंद बकिस देता है। मॉरिस उसकी तरफ देखकर कहता है, शायद ये आखिरी बार है, मैं तुमसे हाथ मिलाना चाहता हूँ। अंग्लेश सब समझ जाता है। वो खामोशी से सर हिलाता है और चला जाता है। मगर अचानक हालात बदल जाते हैं। वार्डन खुद मॉरिस के सेल की तलाशी लेने आ पहुंचता है, जैसे किसी ने उसके मंसूबे की खबर दे दी हो। मॉरिस के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। महीनों की मेहनत दाव पर लगी हुई थी। वार्डन हुक्म देता है कि सेल का चुपा चुपा चेक किया जाए। गार्ड हर चीज अलट पलट देता है, मगर मॉरिस ने मंसूबा इंतहाई बारीकी से बनाया था। यहाँ तक कि जब गार्ड उस जगह से सूटकेस हटाता है जहाँ दीवार में सुरंग बनाई गई थी, तब भी कुछ नजर नहीं आता। वजह ये थी कि मॉरिस ने कार्डबोर्ड का एक जाली टुकड़ा दीवार में इस महारत से फिट किया था कि असली और नकली में फर्क करना नामुमकिन था। जब कुछ हाथ नहीं आता तो वार्डन वापस चला जाता है, मगर गार्ड शक जाहिर करता है कि मॉरिस और चार्ली रात भर सरगोशियां करते रहते हैं। वार्डन हुक्म देता है कि अगले दिन मॉरिस का सेल तब्दील कर दिया जाए ताकि दोनों एक दूसरे से दूर रहें। अगले दिन ब्रेकफास्ट पर विल्फ मॉरिस को धमकी देता है, आज रात तुम्हारी आखिरी रात है। मॉरिस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपने साथियों से कहता है, ये ठीक कह रहा है, आज वाकई मेरी आखिरी रात है। मगर इस झील में दोपहर को विल्फ चाकू से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अंग्लेश बीच में आकर उसे रोक लेता है। दरअसल वो भी दिल से मॉरिस की मदद करना चाहता था। रात आती है। चारों अपने अपने वेंट के रास्ते निकलकर छत पर मिलने का फैसला करते हैं। चार्ली इब्तदा में तैयार हो जाता है, मगर जैसे ही वो सेल में अकेला होता है, खौफ उस पर गालिब आ जाता है। वो हिम्मत हार देता है और मंसूबे में शामिल न होने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ बाकी तीन साथी वेंट के रास्ते छत तक पहुंच जाते हैं और काफी देर तक चार्ली का इंतजार करते हैं। जब यकीन हो जाता है कि वो नहीं आएगा, तो वो उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। वो सर्च लाइट्स से बचते बचाते इमारत के आखिरी हिस्से तक पहुंच जाते हैं। उधर चार्ली के दिल में अचानक हिम्मत जागती है और वो भी ऊपर पहुंच जाता है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो अकेला आखिरी दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता था। यूं वो खौफ की वजह से अपनी आजादी का सुनहरा मौका गंवा देता है। इधर तीनों साथी छत से पाइप के जरिए नीचे उतरते हैं और टावर में मौजूद गार्ड की नजरों से बचते हुए झील की आखिरी दीवार तक पहुंच जाते हैं। एक एक करके वो बाड़ फलांगते हैं और झील से बाहर निकल आते हैं। फिर तेजी से दौड़ते हुए समंदर के किनारे जा पहुंचते हैं। वहां वो रेन कोटस निकालते हैं और उनमें मुन्ना से हुआ भरना शुरू कर देते हैं। ये काम इंतहाई मुश्किल और वक्त तलब था, मगर उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। पूरी जान लगाकर वो आखिरकार ट्यूब बोट तैयार कर लेते हैं और उसे पानी में उतार देते हैं। इस तरह वो इलेक्ट्राज के नाकाबिले फरार होने के गुरूर को खाक में मिला देते हैं। अगली सुबह जब गार्ड सेल्स चेक करता है तो इब्तदा में सब कुछ मामूल के मुताबिक लगता है। चार्ली अपने सेल में खड़ा पुछता रहा होता है। गार्ड मॉरिस को आवाज देता है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। गुस्से में वो उसे बालों से पकड़कर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सिर अलग होकर नीचे गिर जाता है। वो एक डमी हेड था। असल मॉरिस तो आजाद फजा में सांस ले रहा था। पूरे इलेक्ट्राज में सायरन बज उठते हैं। वार्डन फौरन सर्च ऑपरेशन शुरू करवा देता है। झील के अंदर तलाश होती है, फिर समंदर में भी, मगर कहीं लाशें नहीं मिलते। वार्डन दावी करता है कि वो डूबकर मर गए होंगे, लेकिन दिल ही दिल में वो जानता था कि ये तीनों गैर मामूली तौर पर ज़हीन और मजबूत थे। हेडक्वार्टर से उस पर सवालात की बौछार हो जाती है। अपनी नौकरी और साख बचाने के लिए वो रिपोर्ट में लिखवाता है कि कैदी डूबकर हलाक हो गए, मगर कम ही लोग इस बात पर यकीन करते हैं। मॉरिस पूरी दुनिया में एक जीनस के तौर पर मशहूर हो जाता है। इस वाकये के 1 साल बाद इलेक्ट्राज झील को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि अब उसकी सिक्योरिटी पर संजीदा सवालात उठ चुके थे। यूं सच्ची कहानी पर मबनी ये फिल्म अपने अख्तिताम को पहुंचती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा।